आप सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग पाई वाले व्यंजन और बिना पाई वाले व्यंजन के बारे में जानेंगे। इसको क्यों जानें, क्यों हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तो जानना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में वर्तनी का विशेष महत्व है। आप शब्दों को शुद्ध लिखें और सरल शब्द लोग गलती करते हैं केवल इसकी जानकारी ना होने की वजह से कि पाई वाले जो व्यंजन होंगे या बिना पाई वाले व्यंजन होंगे उसको किस तरह से स्वर रहित या स्वर सहित होता है तो उसको हम लिखते हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पाई वाले व्यंजन और बिना पाई वाले व्यंजन। पाई कहने का अर्थ है इसको पाई है, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं गणित में कि ये पाई होता है, ये पाई नहीं। इस पाई को नहीं समझना है कि ये 22/7 वाला, ये नहीं। पाई जैसे आप देखिए यहाँ ख में देखिए, ख लिख रहे हैं तो यहाँ देखिए कि एक लाइन ऐसा हम खींचते हैं। ग में भी आप देखिए तो ये जो है यानी कि इसको हम अगर आधा करें तो इस तरह से दिखेगा। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वर्णों को लिखते समय, शब्दों को लिखते समय जैसे अब हम हलंत लगाते हैं, जैसे हमको द्वारा लिखना है तो द हलंत लगा करके इस तरह से भी लोग लिखते हैं। तो हम ये जानेंगे कि आखिर किसमें हम हलंत लगाएंगे तो ज़्यादा उचित होगा। तो ये सब समझने के बाद जब हम लोग व्यंजन गुच्छ या द्वित्व के बारे में जानेंगे तब हम लोग बेहतर समझ पाएंगे। हम लोग अगले वीडियो में या इसी वीडियो के अंत तक हो सकता है कि उसको हम लोग देखें। तो पहले हम लोग पाई वाला और बिना पाई वाले देखते हैं। तो देखिए, इसमें आप क जो है बीच में है पाई, मध्य में है, इसको पाई वाला नहीं गिनेंगे। मध्य में पाई है। पाई कहने का मतलब किनारे पर, जैसे ये देखिए ये पाई है, इस तरह से लाइन हम खड़ा लाइन खींचे डंडा की तरह। ये देखिए घ में देख लीजिए तो ये सब पाई वाला है। देखिए ये देखिए अंग, अंग में पाई है नहीं, केवल यहाँ से यहाँ तक है इतना। तो इसको भी हम पाई वाला नहीं कहेंगे, यानी कि ये पाई वाला नहीं है, ये सब पाई वाला है। ठीक है। अब इसमें आइए, च वर्ग में देखेंगे पाई है, देख रहे हैं कि इस तरह से खड़ा डंडा है। छ में देखिए पाई नहीं है तो ये बिना पाई वाला हो गया व्यंजन। अब ये देखिए ज में पाई है, इसको हम जब आधा लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, आधा ज। जैसे हम लोग उज्ज्वल लिखते हैं, उज्ज्वल। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उज्ज्वल हम ऐसे लिख दें तो ऐसे ये भी सही है, लेकिन समस्या क्या है कि पाई वाला जो व्यंजन होगा, पाई वाला व्यंजन में हलंत लगाने से बचना है। क्योंकि जब हम पाई वाला है कुछ में लगाते हैं लेकिन अधिकांश में हम हलंत से बचते हैं। जैसे देखिए ये च है, अगर हम इसको लाइन को अगर इस तरह से हटा दें तो आधा च इस तरह से होता है। तो हम ऐसे काम करेंगे जैसे बच्चा, ये सब हम लोग लिखते हैं बच्चा, तो ये सब काम चल जाता है। और ऐसे अगर कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। अगर पाई वाला है तो आपको प्रयास करना है कि जहाँ तक संभव हो आधा वर्ण को लिखें, आधा व्यंजन मतलब आधा हम लिखें इस वर्ण को। ठीक है। इसमें स्वर, ये सब जो देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये स्वर सहित वर्ण है। ठीक है। तो
ऐसे लिखने से बचना है। आप ये मान लीजिए कि जैसे 1000 के नोट पहले चलते थे, अब नहीं चलते हैं, उसको सही नहीं माना जाएगा, वो मानक नहीं है। इसको लिखना सही तरीके से मानक के रूप में हम नहीं मानते हैं। और अगर मानक हिंदी देखा जाए तो उस दृष्टि से ऐसा लिखना ठीक नहीं है। उच्चारण में आपका चलेगा, ये सबसे सटीक है। हम अपने विद्यार्थियों को सलाह देंगे कि आप इसके साथ चलें, क्योंकि एक खड़ी पाई है तो खड़ी पाई वाला में हलंत नहीं लगाना है। जैसे कुछ है कि खड़ी पाई, जैसे देखिए खड़ी पाई है लेकिन आधा हम करेंगे इसको ऐसे, तो इस तरह के शब्द आपको कम दिखेंगे, तो इसमें हम हलंत लगा सकते हैं। कुछ वर्णों के साथ कुछ अपवाद भी हैं, तो ये चीज़ हम समझें। आगे देखते हैं। ट में देखिए आप, ये जो ट वर्ग देख रहे हैं आप पूरा, इसका एक और नाम है ट वर्ग के जगह आप ये ट वर्ग तो हम लोग कहते ही हैं इसको, और इसको कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। इस पाठ को, ये पूरा को कठोर व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें खड़ी पाई है कि नहीं है, तो देखिए ट में नहीं है, ये आधा है, इसलिए इसको खड़ी पाई नहीं मानेंगे। ठ इसमें भी ऊपर से ये है, इसको हम खड़ी पाई नहीं मानेंगे। ड में खड़ी पाई नहीं है, ढ में भी खड़ी पाई नहीं है, न में है खड़ी पाई। उसी तरह से देखिए त में है खड़ी पाई, थ में है, द में खड़ी पाई नहीं है, ध में है, न में भी है, इसमें भी है। चलिए प में देखिए खड़ी पाई है, फ में बीच में है जैसे क है, ठीक है। अब देखिए ब में खड़ी पाई है, भ में भी है और म में भी है। इधर देखिए य में है, य में है और र में नहीं है। ल हम देख रहे हैं कि इसमें खड़ी पाई है, व में भी है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि इन तीनों में है और ह में नहीं है। तो ऐसा कभी पूछ दे सकता है कि क वर्ग में कितने पाई वाले व्यंजन हैं, क वर्ग में कितने पाई वाले व्यंजन हैं। तो हम देखेंगे कि एक क वर्ग हुआ तो पाई वाले कितने व्यंजन हैं, 1 2 3, तो क वर्ग में 3। लेकिन और अगर हम देखें तो देखिए आप, ये हो गया पाई वाला। तो उस तरह से हम देख सकते हैं, आप लिख के समझ सकते हैं खुद से भी, ठीक है। तो पाई वाला बिना पाई वाले जान गए, ठीक है। घुंडी वाला व्यंजन जो है उसको बोला गया है, जो यहाँ आप देखिए कि ये जो क वर्ग क जो है, क वर्ग, उसी तरह से क वर्ग में क, केवल क और एक फ। देखिए इस तरह से, जैसे नल जो होता है इस तरह से निकला हुआ रहता है, हम लोग जैसे बनाया हुआ रहता है इस तरह से नल, देख रहे हैं घुंडी वाला। तो इसको आधा कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे क ये पूरा हो गया, तो जब इस तरह के जो होंगे जिसमें बीच में यानी मध्य में लाइन है, इसको घुंडी वाला व्यंजन भी कहते हैं। तो ये जो है इसको इस तरह से हटा देते हैं आधा के लिए। हम क हलंत नहीं करने जाते हैं, केवल जो ये घुंडी ऐसे इस तरह से घुमा हुआ है इसी को हम इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। फ में देखिए, फ में भी उसी तरह से जैसे हम फ लिखें, तो ये जो देख रहे हैं लटका हुआ, इसको हम सिर्फ इतना हटा देते हैं, तो ये जो है आधा फ हो गया। इसमें फ हलंत लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये वर्तनी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये समझना है। हम लोग देखेंगे अभी जैसे मक्का लिखना है तो मक्का हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब ये नहीं करना है कि हलंत हम जान गए कि आधा क है तो अगर हलंत भी लगा देंगे तो आधा क हो जाएगा। इस बीमारी से बचना है कि हर चीज़ में हलंत नहीं लगाना है। अब जैसे मान लेते हैं कि मक्का को इस तरह से लिख दिए मक्का, तो हम हलंत लगा दे रहे हैं तो ये तो पता चल रहा है कि इसमें जो है स्वर नहीं है, आधा क है, हम समझ रहे हैं, उच्चारण के दृष्टि से ठीक भी है। लेकिन हम आपको ये सलाह देंगे कि आप इससे बचिए। क्यों बचें? क्योंकि जब हमको कम समय में जब हम ये चीज़ लिख सकते हैं, आप देखिए इतना ही लिख रहे हैं, अब इसमें एक करेंगे, पूरा लिखे उसके बाद फिर एक हमको हलंत भी लगाना पड़ रहा है। एक देखिए जो हम सिर्फ लिख रहे हैं कि हमको सिर्फ इतना लिखना है आधा का, तो तुरंत लिख दिए आधा का, ऐसे देखिए क हो गया। अब हमको जब हलंत लगाना रहेगा तो क्या करेंगे, क लिखना होगा, उसके बाद फिर हम हलंत लगाएंगे तो ज़्यादा समय लगा। तो अगर इस तरह की अगर आपको आदत लग जाएगी तो होगा क्या कि हर शब्दों के साथ सोचेंगे कि अगर आधा वर्ण है, स्वर रहित कोई वर्ण है, वर्ण स्वर रहित ही होता है, लेकिन जब हम ऐसे इस तरह से लिखते हैं तो क्या करेंगे, हलंत लगाते जाएंगे तो पता चलेगा कि अगर आपको 400-500 शब्द लिखना है या 2000 शब्द लिखने हैं तो ऐसे आपको 20, 30, 50 शब्द भी मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपका समय ज़्यादा लगेगा और लिखावट के दृष्टि से उसको अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, यानी कि मानक हिंदी में उसके लिए जगह नहीं है। मानक हिंदी मतलब क्या, जो सर्वमान्य हो, आज का परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत उसको आप इस रूप में लिख रहे हैं कि वो सर्वमान्य हो। होता क्या है कि जिस तरह से जनगणना 10 वर्षों पे होती है, ठीक उसी तरह से खास अंतराल पर हिंदी में शब्दों को, वर्णों को ये देखा जाता है कि उसमें कुछ अगर दोष हैं तो उसको ठीक किए जाते हैं। जैसे हम लोग इस चीज़ को समझें कि जैसे पहले के लोग झ ऐसे लिखते थे, आज भी कुछ लोग लिखते होंगे झ, ठीक है। और आज का जो झ है इस तरह से देखिए, ये भी झ है, ऐसे ये भी झ है। आज अगर आप ये लिखते हैं तो इसको सही नहीं माना जाएगा, ये ठीक है। बात समझ रहे हैं? इसी में हम और आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने ये देखा, तो ये जो हम देखे कि पाई वाला, बिना पाई वाला, याद रखना है बिना पाई वाला जो है, जैसे हम ट ठ ड में देखें, उसको गोलाकार व्यंजन भी कहा जाता है। गोलाकार व्यंजन भी लोग कहते हैं बिना पाई वाला को। तो देखते हैं हम लोग और आगे कुछ। जैसे देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं मानक पाई वाले व्यंजन और बिना पाई वाले व्यंजन हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ मानक वर्ण और अमानक वर्ण, या इधर आप मानक कर लीजिए, मानक वर्ण, और इस तरफ हम लोग आ देते हैं अमानक। मानक कहने का मतलब यह है कि आज के तारीख में, वर्तमान में हिंदी शब्दकोश में इधर हम जो लिखेंगे वही वर्ण मान्य है। कुछ वर्ण जो हैं अमानक, जो आज के तारीख में उसको हिंदी में शुद्ध नहीं माना जा रहा है। जैसे पुनः एक बार उदाहरण के तौर पे कि जैसे पुराना 500 के नोट या 1000 का नोट आज
मान्य नहीं है, लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन वही 2000 का नोट या और जो नोट हैं लोग मान रहे हैं, तो मानक है जिसको लोग सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, जो आज के तारीख में मान है, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो अमानक और मानक आप समझ गए होंगे। तो ये वर्ण हो गया। तो देखिए अमानक में क्या है, जैसे हम बताएं, ये देखिए झ, लेकिन आज के डेट में ए वाला, ये झ। अब देखें ये जो कुछ लोग इस तरह से, आप ये देखिए कुछ झ इस तरह से लोग देते थे। अच्छा चलिए हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ये जो है देखिए ल, कुछ लोग इस तरह से ल लिखते हैं, आप इसको और अच्छा सा समझिए। ल और ये जो ल है देखिए ये बीच में इस तरह से लटकाया हुआ है, ये देखिए। उसी तरह से पहले अ इस तरह से भी लोग लिखते थे, ये अ है। आज जो अ है वो नहीं चलेगा, ये अ है, ठीक है। उसी तरह से जो पहले जो लोग स लिखते थे, तालाब स, इस तरह से लोग लिखते थे, अब इस तरह से लोग लिखते हैं। तो ये जो है क्या है, अमानक है, ऐसे नहीं लिखना है। आज के तारीख में ऐसे नहीं लिखेंगे। अब ख पहले इस तरह से लोग लिखते थे, आज भी पहले के जो पुराने लोग होंगे इस तरह से लिखेंगे, ऐसे लगेगा जैसे ये रवा लिखा हुआ है। आज ख हम लोग कैसे लिखते हैं, ये बिल्कुल खाली कहीं नहीं है, खुला नहीं है, पैक है। तो ये मानक है। तो हम लोगों को भी कोशिश करना है कि नहीं हम ऐसे ही लिखें। अब और आगे अगर देखा जाए तो देखते हैं हम लोग इसको, जैसे हम ख हम लोग देख लिए। चलिए न को लेते हैं। पहले जो ये न है, टवर्गीय वाला न है, आज इस न को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब अमानक है। आप पुराने अगर पुस्तक देखेंगे, रामायण महाभारत के, या जो आपके घर में अगर पुरानी अगर पुस्तक होगी तो इस तरह के आपको वर्ण मिलेंगे। तो आज के तारीख में ये सब अमानक वर्ण है, हम लोगों को ऐसे वर्णों से बचना है। और भी कुछ वर्ण हैं, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हिंदी में आज इस तरह के वर्णों का प्रयोग जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हम देख लिए पाई वाले व्यंजन, बिना पाई वाले व्यंजन। आगे हम लोग अगले वीडियो में व्यंजन गुच्छ और द्वित्व के बारे में जानेंगे। चलिए धन्यवाद।